सुप्रभातम, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूं किरण भारद्वाज। समय नदी में बहते जल के समान होता है। जिस तरह नदी का जो जल बह जाता है उसे दोबारा नहीं छू सकते, ठीक उसी प्रकार जीवन का जो समय व्यतीत हो गया उसे फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए समय का सम्मान करना चाहिए, उसका महत्व समझना चाहिए और उसकी उपयोगिता को समझकर उसे सार्थक बनाना चाहिए। जीवन के हर पल का आनंद लें और उसकी उपयोगिता को बढ़ाएं। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, सोमवार, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। संसार में यदि कुछ प्राप्त करना है, सफल होना है, तो उसके लिए कोई सहारा, कोई सहायक होना अनिवार्य है। व्यक्ति में कुछ गुण ऐसे हैं जिनको प्राप्त करके वो अपना मित्र स्वयं बन सकता है। विनम्रता, धैर्य, ज्ञान, समझ और सहनशीलता ये व्यक्ति के लिए आधार का काम करते हैं, उसको सफलता की ओर अग्रसर कराते हैं। और इससे एक मित्र की सहायता और बढ़कर क्या हो सकती है। मित्रों का हमारे जीवन के लिए क्या महत्व है, आइए देख लेते हैं आज के सुभाषित में। आपन्नाशाय विबुधे कर्तव्या सुहृदो मलाः न तरत्यापदं कश्चित् योऽत्र मित्र विवर्जितः। बुद्धिमान को संकट काल के लिए उत्तम मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई मित्र बिना संकट से पार नहीं हो सकता। Wisdom should need to make best friends for crisis, as only they can escape from adverse conditions. भारतीय संस्कृति में मूल ग्रंथ हैं वेद। वेदों में कई रूप हैं, जिनमें से एक है सामवेद, यानी जो गीत संगीत पर आधारित है। हम लोग अक्सर जब भी अनुष्ठान हवन करते हैं तो उसमें मंत्रों का उच्चारण किया जा सकता है। इन्हीं मंत्रों का उच्चारण हम सीख सकते हैं सामवेद से। सामवेद यानी जिसमें इसका लयबद्ध उच्चारण सीख सकते हैं, संगीत में है। आइए देख लेते हैं सामवेद पर आधारित हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट। सर्व ज्ञानमयो ही सह। महर्षि मनु के अनुसार वेदों में सभी विद्याओं के सूत्र विद्यमान हैं। तस्मै नूनमभिद्यवे, अतः वेदों के विषय में अवश्य ही जानना चाहिए। यत्र विश्वम भवत्येकनिडम, संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में बताने वाले वेद विश्व बंधुत्व, विश्व कल्याण और विश्व शांति के प्रथम उद्घोषक हैं, सनातन संस्कृति के मूल हैं। वेद मानव मात्र के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त करते हुए सुख और शांति की स्थापना करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के वैदिक क्रम में आज तृतीय वेद जो कि सामवेद है, उसके मुख्य विषयों को संक्षिप्त रूप में जानेंगे। ओम ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः सुरुचो वेनावा सबध्निया उपमास्य विष्टा सातश्च योनिमसदश्च विवा। धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुतिः। धर्म का ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए वेद ही परम प्रमाण है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदों में मैं सामवेद हूँ, वेदानाम सामवेदोस्मि।
सामवेद में परमात्मा की अत्यंत मधुर तथा संगीतमय सुंदर स्तुतियां दी गई हैं। इसलिए चारों वेदों में सामवेद की प्रधानता है। साम शब्द का अर्थ है गान या संगीत। ऋचाओं अथवा मंत्रों के गायन को ही साम कहा गया है। आकार की दृष्टि से सामवेद सबसे छोटा वेद है, जिसमें कुल 1875 मंत्र हैं। सामवेद के दो प्रधान भाग हैं, आर्चिक तथा गान। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता है। सामवेद के मंत्रों का गायन यज्ञ, याग आदि के समय उद्गाता द्वारा किए जाने का विधान है। सामवेद का प्रथम मंत्र है अग्न आया हि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। सामवेद की 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, कौथुमीय शाखा, राणायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा। सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। सामवेदे सहस्रम गीते रूपायाः, अर्थात सामवेद के गाने के सहस्र तरीके हैं। सामवेद के 5 भाग या भक्ति इस प्रकार हैं: हुंकार अथवा हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार और निधन। सामवेद के 3 गायक होते हैं, प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता। सामवेद का मुख्य गायक उद्गाता होता है तथा प्रस्तोता एवं प्रतिहर्ता उसके सहायक होते हैं। प्रस्तोता साम गीत के प्रस्ताव भाग को ओंकार सहित गाता है। उद्गाता उद्गीत नामक भाग का गायन करता है। उद्गीत का अर्थ है ऊंचा गान और उद्गाता का अर्थ है ऊंचा गाने वाला। इसके बाद प्रतिहर्ता उद्गीत के अंतिम पद से प्रतिहार भाग को गाता है। साम गीत का उपसंहार या अंतिम भाग निधन कहलाता है। निधन भाग को प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता तीनों एक साथ गाते हैं, जिसके बाद प्रायः सभी गायक एक साथ ओम स्वर का उच्चारण करते हैं। हर एक वेद में स्वर है, ऋग्वेद में भी स्वर है, शुक्ल यजुर्वेद में भी स्वर है। सामवेद का जो स्वर हस्त स्वर जो रखा जाता है, हस्त स्वर का मतलब हाथ में जो स्वर रखा जाता है, क्योंकि हमारा ज्ञान कितने मात्रा देना है, क्या है बोल के इसी आधार पर ही हमारा जो परंपरा, इसी परंपरा में जो शुरू हुआ है, ये प्रथम स्वर है, ये द्वितीय स्वर है, ये तृतीय स्वर है, ये चतुर्थ स्वर है, ये पंचम स्वर है, ये षष्ठ स्वर है, ये सप्तम स्वर है। उसके बीच में भी जो प्रेंकण स्वर बोला जाता है, ये ऐसे चलता है। यो द्वितीय गंधार तृतीय वृषभ स्मृता, मतलब तृतीय स्वर जो हम लगाते हैं, और जो मतलब जो विशेष करके जो प्रसन्न होने के लिए। चतुर्थ सर्जयित्याहो पंचमो दैवतो भवेत्, जो मतलब दैवी शक्ति का जागरण के लिए जो प्रार्थना करते हैं, वो सप्त स्वर और षष्ठ और सप्तम स्वर लगाने से ही वो प्रसन्न होते बोल के नारद शिक्षा में वर्णन किया गया है। उपमा सामवेद गीतात्मक है, अतः सामवेद से ही संगीत शास्त्र का प्रादुर्भाव माना जाता है। छांदोग्य उपनिषद, महाभारत, नारदीय शिक्षा, मांडूकी शिक्षा, नाट्य शास्त्र, संगीत रत्नाकर आदि में संगीत का उत्पत्ति ग्रंथ सामवेद को माना है। सामवेदादिदं गीतम संजग्राह पितामहः, अर्थात ब्रह्मा जी ने सामवेद से गीतों का संग्रह किया। भरत मुनि ने भी इसी बात को सिद्ध करते हुए कहा है, सामभ्यो गीतमेव च, अर्थात सामवेद से ही गीत की उत्पत्ति हुई है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार सामवेद ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की त्रिवेणी है। आधुनिक विद्वान इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि समस्त स्वर, ताल, लय, छंद, गति, मंत्र, स्वर, राग, नृत्य, मुद्रा, भाव आदि सामवेद से ही निकले हैं। नारदीय शिक्षा में सामवेद की गायन पद्धति का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार आधुनिक हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के स्वर सा रे गा मा प ध नि सा क्रमशः षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद के रूप में वर्णित हैं।
लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। विनम्रता वो गुण है जिससे जीवन में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है लचीलापन यानी विनम्र होना। जिस तरह से जीवन के लिए लचीलापन यानी विनम्र होना आवश्यक है, ठीक उसी तरह से सेहत को ठीक रखने के लिए रीढ़ का लचीलापन बेहद आवश्यक है। आजकल बच्चों और किशोरों में कई तरह की रीढ़ की समस्याएं बढ़ रही हैं और इसके लिए जिम्मेदार हैं जीवन शैली से संबंधित कुछ कारक। बच्चे शारीरिक श्रम नहीं करते, घंटों तक लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं, साथ ही गलत पोस्चर में बैठकर या खड़े होकर क्रियाएं करते हैं। इसी वजह से रीढ़ की समस्याएं बढ़ रही हैं। कैसे इनसे बचाव किया जा सकता है और वो कौन से लक्षण हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। रीढ़ और जोड़ों की समस्याएं बढ़ती उम्र में काफी परेशान करती हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में बच्चे और किशोर भी रीढ़ की समस्याओं से प्रभावित हो रहे हैं। इसके लिए कारण है शारीरिक निष्क्रियता और अनियंत्रित जीवन शैली से संबंधित कारक। मोबाइल गेम, इंटरनेट मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग, चैटिंग समेत तमाम वेब आधारित गतिविधियों की लत व्यवहार, जीवन और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। ऐसे में बच्चों और किशोरों में रीढ़ व जोड़ों संबंधित समस्याएं काफी देखी जा रही हैं, साथ ही उनका शारीरिक विकास भी प्रभावित हो रहा है। बच्चों में आजकल रीढ़ की समस्याएं बढ़ रही हैं और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है बच्चों का गलत ढंग से बैठना और बच्चों का एक्सरसाइज नहीं करना। और इसका रीज़न ये है कि पोस्ट कोविड की जो महामारी आई है उसके बाद में बच्चे अब को आदत भी पड़ गई है कि वो घर पर ज़्यादा दिन समय बिताते हैं, लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट का यूज़ करते हैं और वो गलत पोस्चर में बैठ के करते हैं। स्कूल जब जाते थे तो वो भागते थे, दौड़ते थे, चलते थे। अब एक ही जगह पर बैठ के एक कमरे में बेड पर बैठ गए, चेयर पर बैठ के टेबल पर काम कर लिया और वो गलत पोस्चर पर लंबे समय तक काम करते रहते हैं। लैपटॉप और डेस्कटॉप और मोबाइल के कारण वो पढ़ाई के अलावा गेम्स में खेलते रहते हैं और उसके कारण उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो गलत पोस्चर में लंबे समय तक रहने के कारण उसमें खराबी आने लगती है। लंबे समय तक रहने सिर्फ खराबी ही नहीं आती, इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और साथ में इन्फेक्शन भी लगने का डर रहता है। रीढ़ हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। रीढ़ शरीर में गर्दन से लेकर कमर तक होती है। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और टेलबोन ये रीढ़ के भाग होते हैं। रीढ़ वर्टिब्रे, डिस्क, फैसेट जॉइंट्स, मसल्स और लिगामेंट्स से बनी होती है। रीढ़ ऊपर से नीचे तक कई छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर बनती है जिन्हें वर्टिब्रे कहते हैं। ये वर्टिब्रे ऊपर से नीचे तक एक दूसरे से डिस्क से जुड़े होते हैं। ये डिस्क वर्टिब्रे के लिए शॉकर का काम करती है जो अचानक चोट लगने पर वर्टिब्रे की रक्षा करते हैं। मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कैनाल के अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड। कई कारण हैं जो बच्चों और किशोरों में रीढ़ संबंधित समस्याओं के खतरे को बढ़ाते हैं। कंप्यूटर व लैपटॉप का अधिक प्रयोग करना, शारीरिक सक्रियता में कमी, कोई भी क्रिया करते समय गलत पोस्चर रखना, अधिक वजन या मोटापा और मानसिक तनाव, इन सभी से रीढ़ की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। बच्चे दिन भर मोबाइल या लैपटॉप पर समय व्यतीत करते हैं, वीडियो गेम्स खेलना अधिक पसंद करते हैं, शारीरिक गतिविधियों वाले खेल नहीं खेलते जो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। गर्दन दर्द, पीठ का दर्द जैसी समस्याएं अक्सर परेशान करती हैं, लेकिन उस समय ये नहीं सोचा जाता कि इसका कारण गलत तरीके से बैठना हो सकता है। गलत पोस्चर, कोई रोग, रीढ़ में कोई चोट, रीढ़ की हड्डी का टूटना या डिस्क का खिसकना यानी स्लिप डिस्क समस्या का कारण बन सकता है। रीढ़ की समस्या होने पर व्यक्ति को दर्द होता है, साथ ही उसकी क्रियाएं करना भी मुश्किल हो सकता है। मोबाइल फोन व लैपटॉप का अधिक प्रयोग करने से पूरा दिन थकान बनी रहती है,
अधिक देर तक बैठे रहने से शारीरिक निष्क्रियता आती है और वजन बढ़ने लगता है। पोस्चर इम्बैलेंस होता है जो समस्या का कारण बनता है। सबसे पहले तो इसमें बच्चों को दर्द होना स्टार्ट होता है रीढ़ की हड्डी में, कमर की हड्डी में, और वो दर्द बढ़ जाता है तो उसमें झंझनाहट पैरों में या गर्दन में, हाथों में झंझनाहट, सुनपन आने लगता है। सबसे पहले ज़रूरी है कि माता पिता जब बच्चों को नहाते हैं या वो कपड़े पहन रहे होते हैं उनको देखते हैं तो उस समय अगर कोई रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आ रहा है तो उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा लंबे समय तक आपको बता रहा है कि मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, हाथों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रहा है, सुनपन आ रहा है, शाम में बुखार आ रहा है, या पेशाब की शक्ति में कमज़ोरी आ रही है, पॉटी की शक्ति में कमज़ोरी आ रही है, तो इसको कभी भी नज़रअंदाज ना करें। अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाके संपर्क करें और इसका डायग्नोसिस करवाएं। शोध से ये भी बताया गया है कि अधिक देर तक शारीरिक निष्क्रियता जीवन की अवधि पर भी असर डालती है। ऐसे में बच्चों और किशोरों में स्फूर्ति नहीं रहती, सुस्ती बनी रहती है और पेट के आसपास चर्बी बढ़ने लगती है। ये सभी कारण बनते हैं जोड़ों, मांसपेशियों और रीढ़ की समस्याएं उत्पन्न होने का। बच्चों में और किशोरों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बी मोबाइल, डोंट यूज़ मोबाइल। आपको खुद को सक्रिय रखना है, वर्जिश करना है, पोस्चर मेंटेन करना है, ठीक से बैठना है, बेड पर बैठ करके पढ़ाई करना, लेट करके पढ़ना, गलत पोस्चर में बैठ के पढ़ना या लंबे समय तक मोबाइल का, लैपटॉप का, डेस्कटॉप का यूज़ करना। आजकल देखा गया बच्चों में वो पेट पर अपने मोबाइल को, लैपटॉप को डेस्कटॉप पर रख करके लेट जाते हैं। उसके कारण क्या होता है कि गर्दन की हड्डी नीचे को झुक जाती है और लंबे समय तक रहते हैं तो गर्दन की हड्डी में डेवलपमेंटल एज में जब वो रीढ़ की हड्डी बढ़ रही होती है उसमें ही खराबी आने लगती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने रीढ़ की हड्डी की जो नॉर्मल पोस्चर है उसको मेंटेन करके रखें और साथ में खान पान का ध्यान रखें ताकि उसका पोषण अच्छा हो। रीढ़ की हड्डी के बीच में जो डिस्क होता है उसके लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है, तो आप पानी का सेवन भी करते रहें। कम से कम 4 लीटर पानी आप ज़रूर पिएं। आवश्यक है कि बच्चों को अधिक देर तक बैठे न रहने दें, उन्हें शारीरिक सक्रियता वाले खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करें और साथ ही किसी भी क्रिया को करते समय उचित पोस्चर का ध्यान रखा जाए, ये भी महत्वपूर्ण है। शारीरिक सक्रियता के साथ जीवन शैली में कुछ बदलाव करने से और सावधानी रखने से बच्चों और किशोरों में रीढ़ व अन्य समस्याओं का खतरा कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। रीढ़ को सीधा रखना यानी लचीली रीढ़ रहना, सही पोस्चर रखना रीढ़ की समस्याओं से बचाव करता है। वहीं जीवन में लचीलापन बहुत सी समस्याओं को दूर कर देता है। तो विनम्रता का पालन करते रहिए और साथ ही जीवन में आगे बढ़ते रहिए। हम भी आगे बढ़े उससे पहले यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। करना था समथिंग ग्रेट पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योग स्वस्थ जीवन का महामंत्र है। अगर खास तौर पर रीढ़ संबंधित समस्याओं की बात की जाए तो इसमें कौन सी योगिक क्रियाएं आपको लाभान्वित कर सकती हैं, बचाव में उपयोगी हो सकती हैं, और अगर रीढ़ संबंधी कोई समस्या हो रही है तो उसको ठीक करने में, लक्षणों को दूर करने में कैसे सहायक हो सकती है, आइए देखते हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हमारी जीवन शैली, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि हम प्रतिदिन कई घंटे
कंप्यूटर्स पर काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन पर काम करते हैं, गैजेट्स पर काम करते हैं, बहुत देर बैठे रहते हैं, कभी कभी गलत पॉस्चर में भी बैठे रहते हैं, उस कारण से हमारी कमर, रीढ़, स्पाइन से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। अगर आप भी बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठते हैं या बहुत ज़्यादा गैजेट्स पर काम करते हैं, तो आज जो अभ्यास बताया जा रहा है वो अच्छे से समझिए, नियमित रूप से उसका अभ्यास कीजिए और आप देखेंगे कमर की अकड़ाहट, कमर का दर्द, कमर से जुड़ी हुई सभी समस्याएं चुटकी बजा करके दूर हो जाएगी और आपको मिलेगा इंस्टेंट रिलीफ। क्या करना है? आपको करना है सर्प गति का अभ्यास। भारत योग की ये सर्प गति आपकी कमर से जुड़ी हर समस्या का समाधान है और सिर्फ रीढ़ ही नहीं, मतलब स्पाइन आपकी क्योंकि नीचे से लेकर के ऊपर तक होती है, तो गर्दन की अगर समस्या, कमर की समस्या, अलाइनमेंट की समस्या, ये सब दूर हो जाएंगी। क्या करेंगे? पेट के बल लेट जाएंगे। इस स्थिति में हम लेट जाते हैं और पैरों को मिला लेंगे। सर्प गति है ना, तो सांप की तरह, सांप की पूंछ की तरह आपके पैर मिले रहेंगे और अपनी कोहनियों को जमीन पर रखकर अपनी चिन को अपनी हथेलियों के बीच में टिका दें। पहले तो इसी स्थिति में रुकेंगे थोड़ी देर और फिर स्टेप बाय स्टेप अपने एल्बोज को आगे लेकर जाएंगे। धीरे धीरे जितना आगे ले जा सकते ले जा देंगे और जब लगे वो और आगे नहीं जा सकता तो गर्दन के पीछे पड़ने वाले आराम पर ध्यान टिकाएं। फिर एक एक स्टेप एल्बो को चेस्ट के नजदीक लाना। जब लगे और नजदीक नहीं जा सकता तो रीढ़ के निचले हिस्से पर पड़ने वाले आराम पर ध्यान टिकाएं। ऐसा आप 5 से 6 बार, 7 बार तक भी कर सकते हैं। फिर हाथों का तकिया बनाइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, पैरों को खोल दीजिए। वापस कैसे आएंगे? हाथों का सहारा लेकर धीरे से अपने आसन में इस तरह से बैठ जाना, शरीर को ढीला छोड़ देना। है ना सुगम सा काम? सब इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये जरूर ध्यान रखें कि भारत योग का 20-20 का रूल आपके लिए रामबाण हो सकता है। क्या करना है? जब प्रोलॉन्ग सिटिंग है, बहुत लंबा आपको बैठ करके काम करना है, हम ये नहीं कहेंगे काम मत करो, लेकिन 20 मिनट का रिमाइंडर लगाइए। हर 20 मिनट के बाद अपनी कुर्सी से उठिए, कुर्सी के आसपास थोड़ा वॉक कर लीजिए, थोड़ा दूर तक देखिए। आंखें भी स्वस्थ रहेंगी, कमर भी स्वस्थ रहेगी। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते। अज्ञानता ही समस्त बुराइयों और समस्याओं का मूल कारण है। बिना अनुभूति के ज्ञान से पंडित तो बना जा सकता है, लेकिन ज्ञानी नहीं। ज्ञानी वो है जो विनम्र है, क्योंकि ज्ञान और विद्या से विनम्रता आती है। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो नमस्कार करते हैं। संस्कृत में इसके अतिरिक्त और कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं? उसके लिए देख लेते हैं संस्कृत पाठशाला और जानते हैं किस तरह से संस्कृत का ज्ञान दे रहे हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। स्वागतमस्ते सर्वेषां संस्कृत पाठशालायां। नमो नमः। नमः इस शब्द को आप बार बार संस्कृतज्ञों और संस्कृत प्रेमियों के मुख से सुनते रहे होंगे, जैसा कि आप अभी सुन रहे हैं। हम जब किसी से मिलते हैं तो शिष्टाचार का प्रदर्शन करते हुए यह शब्द कहते हैं, अर्थात नमो नमः कहते हैं, जिसका अर्थ है बार बार नमस्कार है। तो आज संस्कृत की पाठशाला में बात संस्कृत में स्वागत करते हुए नमस्कार से जुड़े वाक्यों के प्रयोग की। जैसे मैं आप सभी से अभी संवाद आरंभ कर रहा हूं तो मैं संस्कृत में कहूंगा नमो नमः अहमस्मि नारायण दत्तः। आप भी ऐसे ही इसी वाक्य का प्रयोग करते हुए संस्कृत में संवाद का आरंभ कर सकते हैं। इसके लिए केवल आपको नारायण दत्तः की जगह अपना नाम जोड़ना है, यानी अपने नाम को रखना है। जैसे यदि आपका नाम है नरेंद्र या यशोदा तो आप कहेंगे नमो नमः अहमस्मि नरेंद्रः या नमो नमः अहमस्मि यशोदा। ऐसे ही आप अपने नाम को जोड़ते हुए इस वाक्य के प्रयोग के साथ नमस्कार और अपना परिचय संस्कृत में प्रस्तुत करना सीख सकते हैं। इस आरंभिक औपचारिक शिष्टाचार को हम नमो नमः की जगह नमस्कारः इस संस्कृत शब्द के प्रयोग के साथ भी ऐसे कह सकते हैं, नमस्कारः अहमस्मि नारायण दत्तः। आप भी इसी वाक्य संरचना का प्रयोग करते हुए संस्कृत में अपने नाम को जोड़कर नमस्कारः इस शब्द के साथ औपचारिक शिष्टाचार का निर्वाह कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको कहना होगा नमस्कारः अहमस्मि आपका नाम, जैसे नमस्कारः अहमस्मि गवीशः, नमस्कारः अहमस्मि नीतीशः, नमस्कारः अहमस्मि गौरी, नमस्कारः अहमस्मि लता। ऐसे ही कई वाक्य, यानी आप अहमस्मि के बाद अपना नाम जोड़ सकते हैं।
वैसे नमो नमः और नमस्कारः के अतिरिक्त भी हमारे पास कई संस्कृत शब्द हैं जिनसे नमस्कार का अर्थ निकलता है, जैसे अभिवादये या अभिवादनम, वंदे या वंदनम, प्रणमामि या प्रणामः, नमस्यामि या नमनम। तो आइए इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हम कुछ और संस्कृत वाक्यों का अभ्यास कर लेते हैं। अभिवादये अहमस्मि पत्रकारः, अभिवादनम या अभिवादनमस्तु अहमस्मि लेखकः। और अभिवादन के बाद अब वंदन शब्द के साथ करते हैं वाक्य प्रयोग। वंदे अहमस्मि संस्कृतानुरागी। ऐसे ही वंदनम या वंदनमस्तु अहमस्मि प्रशिक्षकः। एक और शब्द है प्रणाम, तो इसे आधार बनाकर वाक्य बना लेते हैं। प्रणमामि अहमस्मि पुस्तक प्रियः, प्रणामः या प्रणामः अस्तु अहमस्मि क्रीडा प्रियः। अब एक और शब्द नमन को लेकर करते हैं वाक्य प्रयोग। नमस्यामि अहमस्मि दूरदर्शन संदर्शकः, वारं वारं नमनम या वारं वारं नमनमस्तु अहमस्मि कार्यक्रम समन्वयकः। तो अब आप नमो नमः नमस्कारः के प्रयोग के साथ ही इन शब्दों को लेकर भी औपचारिक शिष्टाचार का निर्वाह कर सकते हैं संस्कृत में। इसके लिए आप बस करते रहें आज बताए गए शब्दों को लेकर संस्कृत वाक्यों का अभ्यास। और अभी मुझे दीजिए अनुमति। पुनर्मिलामः। नमो नमः। श्रद्धा और अभ्यास से ज्ञान मिलता है, योग्यता से जीवन में अपना उचित स्थान मिलता है, लेकिन विनम्रता से सफलता, मान और सम्मान मिलता है। तो इन सभी गुणों को अपने जीवन में उतारिए, इनका पालन करते रहिए और जीवन को सफल और सार्थक बनाइए। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।